तो टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। हम आपके लिए लेकर आए हैं समरी वीडियो ताकि आप फटाफट से इसको थॉरली रिवाइज कर सको। सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर कवर होंगे, आपको बस कानों में हैंड फ्री लगाना है और प्ले का बटन दबाना है और टक 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 करते हुए आपका सारा का सारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, आपके पेपर बहुत 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 करीब आ रहे हैं और अब आई होप आपको इस चीज का वहम भी हट गया होगा कि आपको पोस्टपोनमेंट का स्कोप बचा है। तो प्लीज डू स्टडी हार्ड देन, ताकि आप अच्छे से एग्जाम दो एंड रिजल्ट के बाद आप अच्छे से पार्टी कर सको। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। चलो, तो सबसे पहली बात है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। ये ऐसे नहीं है, ऐसे एप्लीकेबिलिटी, ये किस पे एप्लीकेबल है। तो मैंने आपको कहा ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगता है। ठेकेदार, जो व्यक्ति ठेकेदार होगा AS7 सिर्फ उसी के ऊपर लगेगा। तो अगर कोई व्यक्ति मान लो एसेट खरीद के या बिल्डिंग खरीद के बेच रहा है या बिल्डिंग बना के फिर उसके बाद बनी बनाई बिल्डिंग बेच रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, वो इसके अंदर कवर नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब डिस्ट्रक्शन भी है। तो अगर मान लो मैं दूसरे के लैंड पे, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, जो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन का काम करता है। तो अगर मैं किसी दूसरे के लैंड पे कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूं तो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं और मेरे ऊपर AS7 लग जाएगा। और पहले वाले केस में जो बना के बेच रहा था उस पर क्या लगेगा, AS9 लगेगा। तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स पे लगेगा। और कंस्ट्रक्शन इंक्लूड डिस्ट्रक्शन और अकॉर्डिंगली वो यहां पे कवर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट की, तो देखो क्या क्या केस हो सकता है भाई। या तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड सिंगल एसेट होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, सिंगल एसेट है, आप उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपना AS7 के प्रोविजंस जो हैं वो लगाना शुरू कर दोगे। या फिर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट है तो या तो आप इनको सेपरेट ट्रीट करोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना। अगर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है तो सब पे अलग अलग तरीके से AS7 लगेगा, सबकी अलग अलग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप इनको कंबाइन करना चाहते हैं तो नीचे दी गई सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन है कि ये सिंगल पैकेज की तरह नेगोशिएट हुए हों, ये सिंगल पैकेज की तरह नेगोशिएट हुए हो कि जब इनकी प्राइस नेगोशिएशन की बात चल रही थी तब, तो जब इनकी प्राइस नेगोशिएशन की बात चल रही थी तो इनको एज ए सिंगल पैकेज नेगोशिएट किया गया था। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है एक प्लॉट ऑफ लैंड पे, लेकिन जब इनकी प्राइसिंग की बात हो रही थी तो पांचों बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए हमने प्राइस डिसाइड करा था, बट कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग किया था। तो सिंगल पैकेज है तो हम कंबाइन कर सकते हैं। इंटर रिलेटेड है, अगर एक बिल्डिंग नहीं बनेगी तो कोई भी नहीं बनेगी। या जैसे बिल्डिंग का पार्क बनाना है, जो सोसाइटी बन रही है उसका पार्क बनाना है और पार्क नहीं बनेगा तो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, तो वो इंटर रिलेटेड है और सीक्वेंशियल है। अगर वो सीक्वेंशियल है, ये तीनों ऑल कंडीशन पूरी होनी चाहिए तभी आप कंबाइन कर पाओगे। ठीक है साहब। आज पता नहीं राइटिंग साफ क्यों नहीं आ रही, पेन चेंज करके देखो क्या।
वैसे तो साफ है नहीं। चलो जी, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद क्या हो सकता है आ, 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 कि आपके पास मल्टीपल एसेट्स हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट सिंगल हो सकता है, मल्टीपल एसेट एंड सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। तो आप उन मल्टीपल एसेट, अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो जनरल केस सिनेरियो में आप तो ये मानोगे कि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो हम एक लगा देंगे, लेकिन आप उनको अलग अलग कर सकते हो जब ये सारी कंडीशन पूरी हो। कौन सी कंडीशन पूरी हो? कि वो सेपरेटली नेगोशिएट किए गए हों, उनका नेगोशिएशन सेपरेटली हुआ हो, और कस्टमर ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्टर या एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। किसी भी सिंगल एसेट को वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और कॉस्ट और रेवेन्यू मेजर हो सकते हो रिलायबली, मेजर हो सकते हो रिलायबली। तो ही वो ये एसेट को आप कंबाइन करके, मल्टीपल एसेट्स को आप कंबाइन करके एक एसेट बना पाओगे, और उसी एक एसेट के ऊपर आप AS7 का प्रोविजन जो है लगाओगे। उन यानी कि उन सभी के लिए आप कलेक्टिवली परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगाओगे। जब आप उनकी परसेंटेज कंप्लीशन मेथड निकाल रहे होगे तो उन सभी की एस्टिमेटेड कॉस्ट को कंसीडर करोगे, उन सभी की एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड को कंसीडर करोगे। इस बात से यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। ठीक है साहब, तो या तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग मानोगे। लेकिन अगर वो एज ए सिंगल पैकेज नेगोशिएट हुए हैं, या फिर वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है एंड वो सिक्वेंशियली काम होगा उनमें, तो आप उन सभी कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन करके एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानोगे और उनपे काम करके चलोगे। अगर वो बहुत सारी एसेट है, मल्टीपल एसेट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उनको सेपरेट कंसीडर तब करके चलोगे। कब? जब उनका सेपरेटली नेगोशिएशन हुआ था। मतलब कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का पन्ना तो एक है, लेकिन उसमें बहुत सारी एसेट है, तो अगर उनका सेपरेटली नेगोशिएशन हुआ तो आप हर एक एसेट को अलग कॉन्ट्रैक्ट मान करके चलोगे और AS7 के प्रोविजन लगा के चलोगे। कस्टमर उसमें से किसी भी एसेट को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, एंड उनकी कॉस्ट और रेवेन्यू मेजर हो सकती है रिलायबली। तो आप उन मल्टीपल एसेट को जो सिंगल कागज के पन्ने पे लिखी हुई है उनको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मान करके चलोगे। चलो जी, ये सब तो होगी ज्ञान की बातें। अब आते हैं मेन बात पे। कि आप रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? आप रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? तो रेवेन्यू के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको देखना है क्या, कि आउटकम क्या आएगा कॉन्ट्रैक्ट का। अगर आउटकम आप मेजर कर पा रहे हो रिलायबली, या फिर आप आउटकम मेजर नहीं कर पा रहे, कैन नॉट मेजर। अगर आप मेजर कर पा रहे हो रिलायबली तो आप क्या लगाओगे? तो आप लगाओगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। अब फिर सही आ रही है ना, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। और अगर आप मेजर नहीं कर पा रहे रिलायबली तो आप रेवेन्यू को कैसे बुक करोगे? आप रेवेन्यू को बुक करोगे रिकवरेबल कॉस्ट इनकर्ड। वो कॉस्ट जो आपने इनकर कर दिया और आपको लगता है कि रिकवर हो जाएगी, वही आपका रेवेन्यू है। और कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है जो भी कॉस्ट आपने इनकर कर दी, वो आपका क्या है? कॉस्ट है। अच्छा, आउटकम का पता कैसे चलेगा? तो हमने बताया था कि आउटकम देखने के लिए हम देखते हैं क्या, कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर वो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है। कॉस्ट प्लस का मतलब हो गया कि पहले खर्चा होगा, फिर उस पर मार्जिन जुड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकल कर आएगा। अगर वो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है और आप उसका रेवेन्यू मेजर कर पा रहे हो रिलायबली, या फिर आप
कॉस्ट टू कंप्लीट मेजर कर पा रहे हो रिलायबली, या फिर और कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल भी आप मेजर कर पा रहे हो रिलायबली, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको फ्लो होंगे। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम मान लेंगे कि आप आउटकम को मेजर कर पा रहे हो रिलायबली। और अगर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेवेन्यू तो आप मेजर नहीं कर पाओगे, जो कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल है वो और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वो, अगर ये दोनों आप मेजर कर पा रहे हो, इसके लिए भी ऑल ही है। अगर आप ये दोनों मेजर कर पा रहे हो तो भी हम कह सकते हैं कि आप आउटकम को मेजर कर पा रहे हो रिलायबली, तो ही आप क्या लगाओगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। अच्छा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड में आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे रेवेन्यू और कॉस्ट। रेवेन्यू आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ये एक अमाउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद यहां पे आप निकालोगे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज टिल डेट। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज। कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। फिर उसके बाद माइनस कर दोगे टोटल कॉस्ट रिकॉग्नाइज्ड टिल डेट। ये क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, इस तरीके से आप कॉस्ट निकाल करके चलोगे। भाई आप क्या करोगे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। अभी बताऊंगा मैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालेंगे, माइनस जितना रेवेन्यू आप आज के दिन तक रिकॉग्नाइज कर चुके हो वो इज इक्वल टू कितना रेवेन्यू आपको रिकॉग्नाइज करना है करंट पीरियड में, ये निकल कर आएगा करंट ईयर का। उसी तरीके से टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन माइनस टोटल कॉस्ट आप अब तक की कितनी रिकॉग्नाइज कर चुके हो और टोटल कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज इन करंट ईयर। तो करंट ईयर में आपको कितने की कॉस्ट रिकॉग्नाइज करनी है। तो इस तरीके से आप रेवेन्यू और कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करके चलोगे। अब हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट incurred divided by total estimated cost of completion। टोटल कॉस्ट लेनी है आपको कि प्रोजेक्ट को खत्म करने की टोटल कॉस्ट कितनी है और आपने अब तक की कॉस्ट कितनी इनकर कर दी, वो है आपकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। अच्छा, इसके अंदर एक चीज आती थी पैरा नंबर 35, आपको याद है क्या, फोरसीएबल लॉसेस का पैरा नंबर 35। तो पैरा नंबर 35 कहता था कि अगर आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो भी आ रहा है उसमें से अगर हम माइनस कर दे टोटल कॉस्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ
टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉस। अगर लॉस आ रहा है तो ही पैरा 35 लगेगा, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो पैरा 35 नहीं लगेगा। तो आपको इस प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करना है, तो आप प्रोविजन कैसे निकालोगे, माइनस लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, जो आपका P&L में आ रहा हो वो आप माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा प्रोविजन टू बी मेड। इसकी क्या जनरल एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लॉस, और ये अगले साल ओपनिंग में रिवर्स हो जाएगा। तो ये पैरा 35 को आपको चेक करना है कि क्या आपको फोर्सेबल लॉस बनाना है या नहीं बनाना है। अगर बनाना है तो आप उसकी कैलकुलेशन इस तरीके से करके अपनी अकाउंटिंग करके चलोगे, इस तरीके से आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगा करके चलोगे। अच्छा, इसके बाद भाई कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में मैंने आपको बताया था कि एक तो शामिल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो भी अग्रीड आपने करा है, दूसरा वेरिएशंस, तीसरा क्लेम्स और इंसेंटिव्स। ये तीनों चीजें शामिल हो जाएंगी, वेरिएशन, क्लेम्स और इंसेंटिव इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो वेरिएशन आप कब लोगे, इनके लिए ना कंडीशन है, वेरिएशन आप कब लोगे, जब ये एस्टिमेटेड होगा कि कस्टमर एक्सेप्ट कर लेगा वेरिएशन को। क्लेम आप कब लोगे, जब कस्टमर अग्री कर लेगा। और इंसेंटिव आप कब लोगे, जब कॉन्ट्रैक्ट सुफिशिएंटली एडवांस हो चुका होगा, मतलब कि इसके चांसेस हैं कि हमें शाबाशी मिलेगी, इंसेंटिव मिल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की तादाद पे है। और इन तीनों ही केसेस में आपको देखना है कि अमाउंट मेजर हो सके रिलायबली। अगर आप इन तीनों में से किसी का भी अमाउंट नहीं निकाल पा रहे तो फिर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में कंसीडर करके नहीं चलेंगे। फिर उसके बाद एक छोटा सा मुद्दा और है, वो है डिस्क्लोजर्स, कि आपको क्या डिस्क्लोज करके चलना है। तो डिस्क्लोजर्स के अंदर पहली बात तो ये है कि आपको अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बताना है, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपको बताना है, आपने किस मेथड से डिटरमाइन करा था परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। भाई या तो आपने फिजिकली यूज कर रहे हो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट वाला यूज नहीं कर रहे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कॉस्ट वाला यूज करते हैं, बट प्रैक्टिकली तो कुछ भी हो सकता है ना। और किस मेथड से आपने डिटरमाइन करा है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ये भी आपको पता करके चलना है। कॉस्ट इनकर्ड कितना है और प्रॉफिट और लॉस कितना है कॉन्ट्रैक्ट पे, ये भी आपको पता करके चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी कैलकुलेशन आएगी एग्जाम में, ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर और ड्यू फ्रॉम कस्टमर। ये भी आपको निकाल करके चलना है। ये आप निकालोगे कैसे, इसी में मजेदार चीज है। ये आप निकालोगे कैसे, ये आप निकालोगे कॉस्ट इनकर्ड, इसके अंदर ऐड कर दोगे क्या,
प्रॉफिट लेस कर दोगे क्या, लॉस, ऐड कर दोगे प्रॉफिट लेस कर दोगे लॉसेस और माइनस कर दोगे प्रोग्रेस बिलिंग। तो इससे आपका क्या निकल कर आ जाएगा, ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर और ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। ये भी आपको डिस्क्लोज करके चलना है, इसकी कैलकुलेशन आती है एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप चीजें कवर हो गई हैं। हाँ जी, हाँ बस जी इतना ही है। आई होप आप लोगों को थॉरली रिवाइज हो गया होगा, इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी AS7 को रिवाइज करने में। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।